वेलकम टू द लर्निंग वर्ल्ड। हम यहाँ पर एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रीलिम्स बूस्टअप। हम यहाँ पर डेली प्रीलिम्स के फैक्ट्स की बात करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। फर्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट एफसीआरए। जो पहला आर्टिकल है वो एफसीआरए के बाद में बात करता है। तो एफसीआरए क्या है? एफसीआरए का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एफसीआरए जो कि बहुत पहले से है। क्यों है ये? क्योंकि एनजीओज़ होती थी पहले। ये एनजीओज़ क्या करती थी, बाहर से ब्लैक मनी ले लेती थी और उसे यहाँ पे वाइट करने का काम करती थी। तो ऐसे तो हम आने दे नहीं सकते। टेररिस्ट फंड वगैरह भी पहले ईजिली आ जा सकता था अगर कोई फॉरेन से मनी ला रहा है। तो उसके लिए जो रेगुलेशंस आई वो अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रख दी गई कि जो भी फॉरेन से आ रही है रेगुलेशन कंट्रीब्यूशन उसे इसके अंडर से पास होना होगा। अगर पास हो गई तो वो ईज़िली इंडिया की मनी में फ़्लो हो सकती है। जो भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आई वहाँ पे लग सकती है। और कौन इसे ले पाएगा? एनजीओज़ ले पाएंगी। तो इसके अराउंड जो मेन फैक्ट्स हैं आइए डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ द फैक्ट इज़ कौन इम्प्लीमेंट करता है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन इम्प्लीमेंट करता है। तो एमएचए करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसे इम्प्लीमेंट करता है। सेकेंड पॉइंट इज़ एनआरआईज। एनआरआईज जो होते हैं वो इंडियन होते हैं, इंडियन सिटीजन्स होते हैं। तो अगर वो कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं बाहर जाके तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है, इन क्वेश्चन घुमाया जा सकता है आपको कि क्या एनआरआईज जो वो भेजते हैं हमारे यहाँ, जो पीपल्स इंडिया के बाहर जाते हैं एनआरआईज हो जाते हैं, वो इंडिया में अगर कुछ भेजते हैं तो क्या वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा? जी बिल्कुल नहीं। वो एनआरआई जो भेजते हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंडर नहीं आता है। सो एफसीआरए के अंडर से पास नहीं होना पड़ेगा। बट पीआईओ कार्ड होल्डर्स होते हैं वो इंडियन सिटीजन्स नहीं होते हैं, इंडियन में सिटीजनशिप नहीं होती उनके पास। अगर वो कुछ भेजते हैं यहाँ पे मनी, कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन करते हैं तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए के तहत उसे पहले देखा जाएगा कि ये सही है या नहीं है और उसके अकॉर्डिंग से पास किया जाएगा। मान लिया पीआईओ ने जो भी था, कोई कंपनी है फिर कोई है जो बाहर से मनी भेजता है हमें हमें नहीं, एनजीओ को भेजेगा। और जो मनी भेजेगा, अब ऐसा नहीं होगा कि वो एनजीओ जो होगी वो किसी भी पर्पज़ के लिए उसे यूज़ कर लेगी अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर वो वेस्ट ऑफ मनी होगा। वैसा यहाँ पे नहीं होता है कि वैसा भेज दे और आप कर लो। तो किस तरीके से जा सकता है? तो जो भी इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी एनजीओ को, तो एनजीओ को दिखाना पड़ेगा कि कौन से पर्पज़ के लिए वो यूज़ करने वाले हैं और सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पज़ पे वो यूज़ कर पाएंगे। दैट डेजिग्नेटेड पर्पज़, जो भी डेजिग्नेटेड पर्पज़ होगा उस पर ही यूज़ होगा इसका। अगर यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। बिकॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन का कैंसिल कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप जो एनजीओ, मान लीजिए एक मेन अकाउंट है एनजीओ का, अकाउंट है ए और उसमें ये पैसे ले रहे हैं। जी नहीं। अगर उन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेनी है तो उसके लिए एक सेपरेट, मान लीजिए बी अकाउंट बनाना पड़ेगा और सारे पैसे उसमें ही आएंगे, ना कि आपके मेन अकाउंट में आएंगे कभी भी। तो ये सब रेगुलेशंस जो हैं ये एफसीआरए के अंडर में आते हैं कि आप मेन अकाउंट पे नहीं ले सकते। अगर आपने अनरिलेवेंट कुछ भी ले लिया तो आपका कैंसिल हो सकता है। जो भी वहाँ पे कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन है आपका तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब का ध्यान वहाँ पे रखना होता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो हियर आर नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट एक्सपेंडिचर लिमिट। जो हमारे नेता मंत्री होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपने जो भी वो इलेक्शन लड़ते हैं उसके लिए कुछ कुछ तो एक्सपेंस होता होगा उनका। तो उन एक्सपेंसेस को भी रेगुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं है आपके पास पूरी संपत्ति है 10-12 करोड़ की या फिर 10,000 करोड़ की, आप पूरी तरीके से यूज़ करके अपना पॉलिटिकल एक्सपेंस करो और आप पॉलिटिक्स जीत जाओ, सबको अपने 1-1 करोड़ रुपये दे दिए तो आपको वैसे भी वोट देने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे भी रेगुलेट किए जाते हैं एक्सपेंसेस कि आप इससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स थोड़ी बढ़ाई गई हैं। दैट इज़ नॉट द पर्पस। हम ये डिस्कस करने नहीं आए कि कितना बढ़ाई गई है। अगर ये आर्टिकल आया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ द फैक्ट इज़ लिमिट। जो क्या होता है कि लिमिट इन पे लगाई जाती है कि आप इस लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते हो खर्चा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हम लिमिट
कॉन्स्टिट्यूएंसी की आप अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने जा रहे हो तो डिफरेंट लिमिट होगी। एमएलए के लिए कम ही खर्चा होता है, छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी होती है एमएलए, उसके लिए तो छोटा सा होता है, तो उसके लिए कम एक्सपेंस लगेगा। तो अकॉर्डिंगली सारे के एक्सपेंस होते हैं वो देखे जाते हैं कि कितना लगेगा, उसके अकॉर्डिंग दे देते हैं, बट उससे ज़्यादा आप नहीं खर्च कर सकते हो। सेकेंड इज़ डीईओ। डीईओ क्या है, सिंपल सी बात, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो विद इन 30 डेज़ आपको कहाँ बताना होगा, आपको डीईओ के पास ये रिपोर्ट करना होगा कि हाँ आप मैंने इतना खर्च किया है। किसे करना होगा, मंत्री, जो भी मंत्री होगा, मिनिस्ट्री होगा, एमएलए होगा, एमपी होगा, एमएलसी होगा, उसे बताना पड़ेगा कि मैंने इतना खर्च किया है। अगर नहीं बताता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो इससे अच्छा तो बता ही दें, तो बता देते हैं, अदरवाइज़ डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा उनका। और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मेन क्या है कि आपको कहीं जाना भी नहीं है। डीओ एट हिज और हर ओन डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर देगा। नो कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, नो कंसेंट ऑन, किसी के लिए किसी की भी कंसेंट नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करते हो तो भी आप गए काम से, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं यहाँ से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि डीईओ होता है जिसे आपको रिपोर्ट करना होता है, और विद इन 30 डेज़ आफ्टर द इलेक्शन, ओके, नॉट आफ्टर द इलेक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन, जो भी डेट होगी इलेक्शन की उसके बाद 30 डेज़ में आपको बता देना होता है कि आपने कितना एक्सपेंस किया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में बात करता है। तो ये क्या पार्क है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्क है, आपके प्रीलिम्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसे, ये राजस्थान में है, इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये एक रामसार साइट है। ओके, रामसार साइट एक वेटलैंड है, तो यहाँ पे एक रामसार साइट कैसे डेजिग्नेशन दिया गया है। और रामसार साइट जितनी भी होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं यूपीएससी के लिए, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना ही नहीं, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कि 1985 में से डेजिग्नेशन मिली थी एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये एक ऐसा पार्क है, एक सिंपल एक ओनली, दिस इज़ द ओनली पार्क जहाँ पे जो बाउंड्रीज़ हैं वो 2 मीटर हाई हैं। बाउंड्रीज़ को रेस किया गया है, 2 मीटर हाई बनाई गई हैं। और इससे होगा क्या, अदर पार्क्स में नहीं है, ये सिंगल पार्क है जिसमें बाउंड्रीज साइड में की गई हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा, एनक्रोचमेंट नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी जगह होती हैं, बहुत सारे पार्क होते हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हो जाते हैं, बाहर के जो साइड में रेजिडेंट्स होते हैं वो अंदर खींच के चले जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी जो भी होती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम पे वहाँ पे जो भी होता है उस पर फ़र्क पड़ता है। अगर मान लीजिए साइड में कोई शेर आ गया, उन्हें खा लिया, तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, साइड में बाउंड्रीज कर दी गई हैं, तो इंक्रोचमेंट्स या फिर बायोटिक डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल है जो अभी अनरेस्ट चल रहा है, कहाँ पे, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में एक फ्यूल इश्यू था, फ्यूल के प्राइजेस राइज हुए थे, जो कि अब राइट्स में चेंज हो गए हैं। और ऐसा कहना है प्रेसिडेंट का कि इन राइट्स में कुछ टेररिस्ट भी आ रहे हैं। जो भी ये राइट्स हुए हैं इनमें टेररिस्ट आ चुके हैं और वो इनको और ज़्यादा भड़का रहे हैं। तो ये एक हो गया, एक्सटर्नल थ्रेट हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो CTSO में जा रहे हैं। CTSO क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CSTO, सॉरी ये CSTO होगा। ये CSTO में जा रहे हैं और वहाँ पे अपील कर रहे हैं अपने पार्टनर मेंबर से CSTO के कि वो आके इन्हें हेल्प करें। कौन से इनके पार्टनर मेंबर हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे रशिया है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान खुद है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान है। तो इनसे ये हेल्प मांगने वहाँ पे जा रहे हैं। CSTO किस लिए बना था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसलिए बना था कि अगर इन पे कोई एक्सटर्नल थ्रेट हो, ये जो जो भी कंट्रीज़ के अंडर है, अगर इन पे कोई एक्सटर्नल थ्रेट हो या फिर अटैक हो जाए तो ये साथ में कलेक्टिवली आएंगे और उस पर हमला नहीं करेंगे, उसे डिफेंड करेंगे या फिर जो भी करना होगा वो करेंगे। बट अभी तक क्या था, ये अनरेस्ट कहाँ था, ये अनरेस्ट कजाकिस्तान के अंदर था। बट प्रेसिडेंट का कहना है कि बाहर से टेररिस्ट आके इसे और ज़्यादा भड़का रहे हैं, तो आप मेरा साथ दीजिए। तो इसलिए वो CSTO में जा रहे हैं। इवन हालात ये हैं कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ पे असॉल्ट कि वो गवर्नमेंट बिल्डिंग का भी असॉल्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। और
कजाकिस्तान क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज हैं वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा एम्पल अमाउंट में है, बट फिर भी वहाँ पे फ्यूल के प्राइस जो थे वो राइज़ हुए थे और उस पर थोड़ा सा अनरेस्ट हुआ था स्टार्ट में, जो कि अब पूरे रॉयट्स बन चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं वहाँ पे, इसलिए ये आर्टिकल है। और दीज आर द फैक्ट्स। आपको क्या याद रखना है कि कंट्रीज़ कौन सी हैं, रसिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, और ये एक मॉस्को लेड मिलिट्री अलायंस है CSTO, इसका नाम याद रखना है। ये सब प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नाउ द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, ये है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है? जो मेन न्यूक्लियर पावर्स थी स्टार्ट में, US, UK, फ्रांस, चाइना, रसिया, तो उन्होंने ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई थी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता, जो भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास नहीं है उन्हें प्रिवेंट कर देते, ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी नहीं होने देते, और जिनके पास है न्यूक्लियर पावर जो हैं वो अपना डिसआर्मामेंट कर देते हैं, उसे त्याग देते हैं और पीसफुली सारे रहते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो वहाँ से ये खतरा नज़र आ रहा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर से आर्म सप्लाई एंड सो ऑन चालू हो जाएगा। चाइना पे खुद पे एक्सपेक्टेशन आया कि आफ्टर फ्यू ईयर्स उसके बाद उसके पास क्या हो जाएगा, 1000 न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो जाएंगे। तो दीज आर नॉट द गुड साइंस, क्योंकि NPT जो था इस सब के लिए नहीं था। NPT तो डिसआर्मामेंट के लिए था कि आप त्याग दोगे, आप तो बढ़ा रहे हो। तो इसी चीज़ को, तो इसके मेन पॉइंट्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी। क्योंकि पहले क्या था, पहले कुछ फ्यू लोग थे जिनके पास टेक्नोलॉजी थी, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, न्यूक्लियर पावर थे, तो उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर ट्रीटी कर ली ये NPT कि हम दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और रोकेंगे सभी को ये जो भी है बनाने से। इसलिए इंडिया को भी काफ़ी तकलीफ़ हुई थी बनाने में, न्यूक्लियर पावर बनने में। और इसके अलावा क्या था, डिसआर्मामेंट, जिसके पास पहले से था वो अपना त्याग देगा, डिसआर्मामेंट कर देगा और वो सारे पीसफुली रहेंगे। तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NPT, आपको ये याद रखने हैं। ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में तो नहीं, लेकिन ये मेंस में ज़रूर अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर द डे, लेट्स क्लोज द सेशन नाउ। So thank you for watching my video. Like, share and subscribe in the case you liked it. Thank you.